आइलैंड में 8.8 तीव्रता वाला भूकंप आया। इस भूकंप के बाद 12 से ज्यादा देशों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। जापान में इसका असर भी हुआ, लेकिन इस झटके के बाद लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं और 24 के अंदर कुरील द्वीप पर फिर से भूकंप का झटका महसूस किया गया। तो वहीं पड़ोसी जापान में ज्वालामुखी फट गया, यानी कि पूर्वी एशिया में धरती के अंदर हलचल चल रही है, जिसका असर सतह पर अब दिखने लगा है। पूर्वी एशिया की बात ही क्यों, भारत में भी धरती लगातार हिल रही है। 24 घंटे के अंदर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक धरती हिली है। आखिर ये हो क्या रहा है धरती के अंदर, ये कैसी हलचल है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लगातार लेकिन जिस तरीके से धरती हिल रही है, इससे लोग भी डरे सहमे नजर आ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से धरती के भीतर हलचल हो रही है, इस हलचल को लेकर लोग परेशान हैं और धरती के भीतर हो रही हलचल का असर जो है वो धरती के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। लोगों में आज जो है डर वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लोग जो है वो काफी ज्यादा डरे सहमे नजर आ रहे हैं और लोगों का केवल और केवल यही सवाल है कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ये हो क्यों रहा है। लगातार पूरे विश्व में भूकंप के झटकों की खबर जिस तरीके से बढ़ने लगी है, लगातार जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, उससे लोगों में डर है। और कुछ रिपोर्ट्स भी जिस तरीके से वैज्ञानिकों के द्वारा निकलकर सामने आई हैं और रिपोर्ट्स में जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि महासुनामी आएगी और एक महाविनाशकारी भूकंप जो है वो भी आएगा जो सब कुछ तबाह कर देगा, ऐसा इन रिपोर्ट्स में भी दावा किया जा रहा है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर लोगों में जो है डर बना हुआ है। लोग लगातार डरे सहमे नजर आ रहे हैं, लोग जो हैं वो चिंतित भी नजर आ रहे हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि अब करें तो क्या करें, बचें तो कैसे बचें। ये कई सारे सवाल जो हैं वो लोगों के जहन में बने हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ भूवैज्ञानिक डॉक्टर विजय कुमार जोशी जी जुड़े हैं, हमारे साथ एक और भूवैज्ञानिक प्रोफेसर विभूति राय जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर विजय जी मैं आपसे करना चाहूंगा। और विजय जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा ये चीज कि लगातार हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं जो कॉमन नजर आ रही है, वो ये कि भूकंप के झटके बड़े आम हो चले हैं। ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से जो जानकारियां आती हैं, जो कहा जाता है कि जो फॉल्ट लाइन पर स्थित राज्य होते हैं, देश होते हैं या शहर होते हैं, वहां पर भूकंप के झटके ज्यादा महसूस किए जाते हैं, लेकिन इस वक्त पूरे विश्व में हलचल मची हुई है। ऐसा है कि भूकंप के झटके तो सदैव से आते रहे हैं, जी आज नई बात नहीं है। फर्क ये हो गया है कि पहले हमारे पास इतने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जगह जगह। जी दूसरे, कम्युनिकेशन इतना नहीं था। अब ग्लोबल कम्युनिकेशन है, जरा सी घटना कहीं घटती है तुरंत मीडिया में आ जाती है, तो लोगों को मालूम हो जाता है। झटके तो आते रहे हैं और आते रहेंगे। हमें उन झटकों के साथ जीना सीखना है और कैसे जिए ये सीखना है उन जी झटकों के साथ। खाली डरने से काम नहीं बनेगा। तो ये भूकंप तो फिर एक अलग सब्जेक्ट है। आपने आज जिक्र किया सुनामी का, तो उस पर अगर कुछ चर्चा करनी हो तो बताइए। जी बिल्कुल सर, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक रिएक्शन मैं प्रोफेसर विभूति जी का भी ले लूँ मैं। विभूति जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये जो भूकंप के झटके बार बार सामने आ रहे हैं, क्या इसे किसी चीज के लिए संकेत के तौर पर देखा जाए, जिस तरीके से भूकंप के झटके आ रहे हैं? देखिए, संकेत एक तो मुख्य रूप से ये है जी कि अ, इधर कुछ वर्षों में, विगत 1-2 वर्षों में जो भूकंप की संख्या है ग्लोबली, वो बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा संभव है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जिसमें कि सेडिमेंट और रॉक्स एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट होती है, मूव होती है नदियों के माध्यम से, और तो देयर इज ए काइंड ऑफ इंटरैक्शन ऑफ, जिसे हम कहते हैं कि पृथ्वी पे जो होने वाली क्रियाएं हैं, पृथ्वी के अंदर होने वाली क्रियाओं के बीच में एक विशेष प्रकार का सामंजस्य होता है। और क्योंकि एक एक क्लाइमेटिक इम्पैक्ट जो सरफेस पे हो रहा है, वो ऐसे स्थानों पर जहां पर कि फॉल्ट लाइन है, ट्रफ्स हैं, जहां पर लेट्स से पैसिफिक प्लेट में के चारों तरफ रिंग ऑफ फायर है, जहां अभी आपने जिक्र किया
एक्सट्रीम कामचाटका क्षेत्र में कई बड़े भूकंप अभी आए हैं लास्ट वीक। तो उससे लगता यह है कि पृथ्वी पे जो एक बैलेंस बना हुआ था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। दूसरी बात कि जो लगातार हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, खास करके ग्रीन कवर का, जो बहुत सारे जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों को उखाड़ रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये तो हम लोग खुद अपने शहरों में महसूस कर सकते हैं। जो ग्रीन कवर है वहां पे 3 4 5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, जी। खास करके गर्मियों में। तो ये जो एक ग्लोबल वार्मिंग हम कॉन्क्रिटाइजेशन कर रहे हैं और जिसको हम विकास का नाम देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक एक सस्टेनेबिलिटी नहीं है। अब जहां तक प्रश्न है कि इसमें हम कैसे निपटें, तो इसको निपटने के लिए, जैसा कि जोशी साहब ने कहा, कि एक आम जनजीवन को इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसके साथ कैसे रह सकते हैं, अर्थक्वेक के साथ अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। और कुछ देशों में, जैसे जापान उनमें से एक है, वहां पे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक इसकी एक्सरसाइज होती रहती है। हालांकि वहां पे भूकंप ज्यादा आते हैं। जहां तक भारत का प्रश्न है, हमने देखा कि पूरे भारत के किसी भी हिस्से में भूकंप आ सकता है। अब भूकंप का केंद्र कहीं भी हो, लेकिन भूकंप की वेव्स पूरे भारतीय क्षेत्र और उसके अलावा समुद्री क्षेत्र में भी जाती हैं। ये एक नेचुरल सिस्टम होता है। तो अर्थक्वेक वेव्स अगर ऐसे एरियाज में जा रही हैं जहां पे कि अर्थक्वेक प्रोटेक्टेड हाउसेस नहीं है, तो ऑब्वियसली उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर भूकंप का केंद्र किसी ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पे जनसंख्या बहुत है, जैसे कुछ बड़े शहर हैं, तो उसमें लोगों के जान माल की ज्यादा नुकसान हो सकता है। और ये बात सत्य है, आज भी सत्य है, कि आने वाले जब तक कुछ सालों में टेक्नोलॉजी इतनी ना डेवलप हो जाए कि होने वाले भूकंप के जी। बारे में पूर्व सूचना हमको ग्रहण हो पाए, तब तक हमको इसके लिए अपने को प्रिपेयर होना है। जैसे ही ऐसा लगता है कि भूकंप आ रहा है, चीजें हिल रही हैं घर के मतलब अंदर, विभूति जी, तुरंत घर के जो बाहर आम निकलने जनता का है प्रयास उन्हें करना भी चाहिए। अपने जी। तरफ से सावधान रहने की जरूरत है कि अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है तो कैसे बचा जाए। डॉक्टर विजय, मैं जी। आपका रुख करूंगा। और लगातार जिस तरीके से भूकंप के झटके आ रहे हैं, इसे क्या एक बड़े झटके के रूप में देखा जाए, क्या इसे एक अलर्ट के रूप में देखा जाए महाविनाश से पहले? देखिए, महाविनाश शब्द से तो मैं नहीं अभी एग्री करूंगा, क्योंकि जब वो होगा उस समय हम आप बात करने के लिए यहाँ पर नहीं होंगे। बिल्कुल। लेकिन हाँ, सतर्क रहने की जरूरत है। अब सतर्क रहने में सवाल यह है कि जी। कैसे सतर्क रहा जाए। मैं भारत देश का रेफरेंस दे के बात कर रहा हूँ, जापान का नहीं। यहाँ पर अगर भूकंप आता है तो हम लोग अभी तक मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं इस बात के लिए कि अपना घर बार छोड़ करके कहीं भागें, सेफ जगह में भागें। दूसरे, हमने इमारतें तो बना दी बड़ी बड़ी। अब 20वीं मंजिल पर मान लीजिए भूकंप आया है और 20वीं मंजिल पर कोई रहता है, तो 20वीं मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक तो नहीं पहुंच सकता किसी भी हालत में। खासतौर से वृद्ध व्यक्ति मेरा जैसा तो कतई नहीं पहुंच सकता। तो घर के अंदर कौन सा स्थान सुरक्षित है, इसकी वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिए। दूसरे, बहुत बड़ी बात यह है कि हम कंस्ट्रक्शन पर कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं। घरों को छोड़िए, हमारी सड़कें, हमारे ब्रिजेस, क्या वो भूकंप रोधी हैं कि नहीं है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जहाँ ज्यादा कॉन्ग्रीगेशन होता है लोगों का, जैसे स्कूलों में है या तीर्थ स्थानों में है, जहाँ पर हजारों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, वहां पर अगर ऐसे समय पर भूकंप आ गया तो उसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। तो हमें जरूरत है कि सारे ऐसे वल्नरेबल जगहों का एक मूल्यांकन करें, उनका स्ट्रक्चरल वो करें, ऑडिट करें कि क्या वो जगह सेफ है या नहीं है। नहीं है तो उनको सेफ करने का प्रबंध करें। जहां तक हो सके अस्पतालों की अप्रोच रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, उनको हम इस हालत में रखें कि भूकंप आने पर वो न खत्म हो। जी। अब ये सवाल है कि भूकंप कितने जोर का आता है, कितना डैमेज करता है। क्योंकि अगर बहुत तगड़ा भूकंप आ गया तो अस्पताल तक जाने की नौबत तो शायद ना आए। और जो सर्च पार्टीज हैं उनको भी दिक्कत आती है फिर ऐसे केस में ढूंढने में, लोग जो ट्रैप्ड हैं बिल्डिंगों में। मैंने 2005 के गुजरात के भूकंप में
सॉरी, 2001 के गुजरात की भूकंप में मैं खुद तो नहीं गया था, लेकिन हमारे यहाँ की टीम गई थी, काफी बड़ी टीम गई थी। उनकी जो रिपोर्ट थी वो देखी है। और सुबह भूकंप आया था और रात के 2 बजे हमारी टीम वहां पहुंच चुकी थी। और नेक्स्ट डे और उसके नेक्स्ट डे भी लोग जो है दबी हुई इमारतों के अंदर जिंदा मिल रहे थे। तो ऐसे जब इमारतें गिरती हैं तो जी ऐसे कॉर्नर्स डेवलप हो जाते हैं जिसके अंदर थोड़ी एयर स्पेस होती है। और अगर वहाँ किसी के वाइटल इंजरी ना हुई हो तो वो उसकी जान बच सकती है। लेकिन जी जी पहली बात तो यह है कि बिल्डिंग अगर भूकंप रोधी हो तो ऐसे हादसे कम हो जाएंगे। जी अब ये तो देखने वालों की, जो मॉनिटर करते हैं इस बात को, उनका काम है ये देखें कि सारी बिल्डिंग भूकंप रोधी एक्चुअली बन रही है कि नहीं बन रही। एक बात है। जी दूसरी बात यह है कि नेपाल में मैंने कहीं पढ़ा था कि स्कूलों में ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, छोटे बच्चों को। जब से पिछला भूकंप आया था, बड़ा भूकंप आया था, उसके बाद से तो हर बच्चा जो है वो, अगर भूकंप आती है तो आने की स्थिति में क्या करेगा, वो तुरंत उनको ऐसी ट्रेनिंग है कि वो अपने डेस्क के नीचे उखड़ू होकर बैठ जाते हैं अपने कान बंद करके। तो इस तरह की ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ, हमारे देश में नहीं होती। कहने जी को एक्सरसाइजेज होती हैं, ये फायर ब्रिगेड वाले और डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज करती हैं। वो अपने आदमियों के माध्यम से दिखाती हैं कि ऊपर से हम कैसे लोगों को स्ट्रेचर से नीचे ला सकते हैं। सवाल यह है कि जो लोग ऊपर हैं वो पहले ऊपर अपने घर के अंदर अपने बचाव कैसे करें, या स्कूल में है तो कैसे बचाव करें। ये सबका बहुत वाइड स्प्रेड प्रशिक्षण हमारे लिए जरूरी है। तो जो छोटे छोटे भूकंप आजकल आ रहे हैं, हो सकता है कि ये फोर शॉक्स हो किसी बड़े भूकंप के लिए। इसमें कोई ताजुब नहीं है। और ऐसा पुराने रिपोर्ट्स में भी है, जियोफिजिसिस्ट की भी रिपोर्ट्स है। जी हिमालय में जी इस तरह का भूकंप भूकंप एक्सपेक्टेड है। जागरूकता की जरूरत है बहुत ज्यादा।